वक्त शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट की कुछ बड़ी खबरों के साथ। G20 सम्मेलन से पहले 2 विदेश यात्राएं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण अफ्रीका, यूनान और इंडोनेशिया की यात्रा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और इस दौरान 2 क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 और 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में 15वां विक्रम सम्मेलन होगा, जिसमें ब्रिक्स के सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय 25 मई को एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी के रुकने का कार्यक्रम है और यहां 40 वर्ष में भारतीय प्रधानमंत्री की पहली एथेंस यात्रा है। यूनान के पीएम किरियाकोस ने दिया है निमंत्रण। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। 6 से 7 सितंबर को इंडोनेशिया जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं इंडिया एशियन एंड ईस्ट इंडिया समिट में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बात की जाए 9 और 10 सितंबर की, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगी G20 सम्मेलन का आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पर उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये तमाम विदेश यात्राएं होने वाली है। और देखिए, खास बात ये रहती है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी दूसरे जगह जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो लोकप्रियता उनकी और भी ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि देश की बात की जाए यानी भारत की बात की जाए तो यहाँ पर तो लोकप्रिय है ही प्रधानमंत्री मोदी, पर जब विदेश प्रधानमंत्री जाते हैं तब उनकी लोकप्रियता और भी ज्यादा उभर के दिखती है। क्योंकि जो उत्साह होता है विदेशियों के अंदर, उससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। ऐसे में बात कर ली जाए उनकी 2 विदेश यात्राओं की, दक्षिण अफ्रीका, यूनान, इंडोनेशिया की यात्रा का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है और इस दौरान 2 क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 22 और 24 अगस्त को जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, जिस ब्रिक्स के सदस्य हैं ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय 25 मई को एथेंस में प्रधानमंत्री मोदी के रुकने का कार्यक्रम है। और देखिए, खास बात यह है, बड़ी बात यह है कि पिछले 40 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली एथेंस यात्रा है। यूनान के पीएम किरियाकोस ने प्रधानमंत्री मोदी को ये निमंत्रण भेजा है। वहीं 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया जाने का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है और यहाँ इंडिया एशियन एंड ईस्ट इंडिया समिट में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। यानी कि देखिए, समझा जा सकता है कि G20 तो एक गौरव है ही देश का। इससे पहले भी जो यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं वो भी देश के लिए बड़े ही गौरव का पल होगा। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती है आज। ऐसे में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है राजीव गांधी की जयंती। सूचना क्रांति के प्रणेता के रूप में राजीव गांधी को याद किया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी जी। उनकी दूरदर्शी सोच के जरिए IT और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अथाह संभावनाएं पहले ही देख ली गई थी। उनके द्वारा लाई गई सूचना क्रांति आज के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत भारत की मजबूत नींव रख रखी है। ऐसे में स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कोटि कोटि नमन। ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई। और देखिए, आज की जो तस्वीर भी हमने आपको कुछ ही देर पहले दिखाई थी, जहां जयपुर में, दिल्ली में और लद्दाख जहां पहुंचे हैं खुद राहुल गांधी अपने पिता के पसंदीदा जगह, जहां जाकर राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी को नमन किया। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग जगहों की बात कर ली जाए, फिर चाहे वो जयपुर हो या फिर जोधपुर हो, क्योंकि जोधपुर की तस्वीर भी आपको दिखाई थी जहां वैभव गहलोत मौजूद थे, जिन्होंने याद किया राजीव गांधी को और उनके कामों को। सद्भावना दिवस के रूप में आज राजीव गांधी की ये जयंती मनाई जा रही है। सूचना क्रांति के प्रणेता के रूप में राजीव गांधी को याद किया जाता है। दिल्ली में भी इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे, जिन्होंने राजीव गांधी को याद किया। वहीं जयपुर की बात की जाए, PCC के अंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी मौजूद रहे थे, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे थे, मंत्री महेश जोशी मौजूद रहे थे और साथ ही साथ राजस्थान के कई दिग्गजों की मौजूदगी थी। और वहीं देखिए, श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अर्पित की राजीव गांधी को और उनके द्वारा कहा गया कि भारत के
सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं राजीव गांधी जी। उनकी दूरदर्शी सोच के जरिए आईटी और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में अथाह संभावनाएं देख ली गई थी। उन्होंने जिक्र किया जोमेटो और स्विगी जैसी ऐप्स का भी, जो आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रही हैं। और इसी ऐप्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कंपेयर किया कि किस तरह से आधुनिकता की ओर राजीव गांधी की सोच थी। उनके द्वारा लाई गई सूचना क्रांति आज के प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत भारत की मजबूत नींव रख रखी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी जाएगी अलग अलग जिलों में। इलेक्शन कमेटी की दो सदस्य जाएंगे अलग अलग जिलों में। ऐसे में 3 दिन ब्लॉक स्तर पर और 3 दिन जाएंगे जिला स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जाकर बैठक लेंगे और दावेदारों के नाम जुटाए जाएंगे। दावेदारों के नामों के लिए पैनल बनाकर प्रदेश इलेक्शन कमेटी को वो नाम सौंपे जाएंगे और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी इन नामों की छटनी करेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देंगे पीईसी के सदस्यों को निर्देश। ऐसे में पीईसी के प्रत्येक सीट पर नामों के पैनल बनाकर स्क्रीनिंग कमेटी को दिया जाएगा और बाद में राज्य कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य एक एक नाम पर मंथन करेंगे। राज्य कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी पैनल की छटनी के बाद सीईसी के साथ बैठक करेंगे और टिकट पर अंतिम मुहर लगेगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की। ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी नामों को लेकर और भी ज्यादा एक्टिव हो गई है। और क्योंकि रणनीति पहले से ही कांग्रेस पार्टी की तैयार थी। ऐसे में अब नामों को लेकर के फोकस बना हुआ है कांग्रेस पार्टी का। और अब देखना होगा, क्योंकि अब सिर्फ मजबूत कैंडिडेट्स, मजबूत चेहरों पर निगाहें टिकी हुई है कांग्रेस पार्टी की। गुलाबी नगरी में ऐतिहासिक तीज उत्सव की धूम है। 2 दिवसीय तीज उत्सव के मद्देनजर आज निकलेगी तीज की सवारी। चांदी की पालकी में राजसी ठाट बाट से निकलेगी तीज की सवारी। सिटी पैलेस स्थित जनानी झोड़ी से शाम 5:45 पर यह सवारी निकाली जाएगी। जनानी झोड़ी से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम पहुंचेगी तीज की सवारी। तीज की सवारी में प्रदेश के विभिन्न लोक कलाकारों का अद्भुत संगम भी देखने को मिलेगा। ऐसे में हाथी पर पंचरंगा ध्वज तीज माता की सवारी की अगवानी करेगा। प्रदेश भर से करीब 150 कलाकार सवारी के लिए जयपुर पहुंचे हैं। और देखिए सबसे खास बात इस तीज की सवारी की ये रहेगी कि जो पर्यटक है उनमें उत्साह देखने को मिला था, क्योंकि कल भी जब तीज की सवारी निकाली गई थी पर्यटकों की मौजूदगी थी, वहां पर काफी उत्साह उनमें नजर आ रहा था। और पर्यटन विभाग का उद्देश्य ये भी था कि राजस्थान की जो मिठाई है यानी कि घेवर जो फेमस होता है तीज पर, ऐसे में हर एक पर्यटक तक घेवर जरूर पहुंचाया जाए। गुलाबी नगरी में ऐतिहासिक तीज का उत्सव है। महिलाओं के अंदर 16 श्रृंगार करने की होड़ मची हुई है। मेहंदी लगाकर पूजा कर महिलाएं सज धज कर तीज की सवारी में शामिल होती है। 2 दिवसीय यानी कि कल और आज ये तीज की सवारी निकल रही है। आज का कार्यक्रम भी बेहद उत्साहजनक और खास रहने वाला है और आज भी तीज की सवारी निकाली जाएगी। रूट एक बार आपको बता देते हैं। चांदी की पालकी में राजसी ठाट बाट के साथ में सवारी निकाली जाएगी। सिटी पैलेस स्थित जनानी झोड़ी से शाम 5:45 पर इस सवारी की शुरुआत होगी, जो कि जवानी झोड़ी से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार पहुंचेगी। उसके बाद छोटी चौपड़, उसके बाद गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम ये तीज की सवारी पहुंचने वाली है। हालांकि देखिए इसको लेकर के पर्यटन विभाग हमेशा से ही खास इंतजाम करता है और वही खास इंतजाम इस बार भी किए गए हैं सभी पर्यटकों के लिए और साथ ही साथ शहर वासियों के लिए भी, क्योंकि देखिए रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। ऐसे में उसको भी डाइवर्ट किया गया है। स्पेशल टीम भी लगाई गई है डाइवर्ट को लेकर के और साथ ही साथ पर्यटकों में उत्साह है, शहरवासियों में उत्साह है। उसको लेकर तीज की खास तैयारियां भी देखी जा सकती है। तीज की सवारी में प्रदेश की विभिन्न लोक कलाओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। हाथी पर पंचरंगा ध्वज तीज माता की सवारी की अगवानी करेगा। वहीं प्रदेश भर से करीब 150 कलाकार सवारी के लिए जयपुर भी पहुंच गए।
और आखिरकार अब खत्म होगा हाई टेंशन लाइन का दर्द। सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के 47, 48 और 51 वार्ड की दिक्कतों का समाधान अब होने जा रहा है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की पहल पर भूमिगत होगी हाई टेंशन लाइन। 50 करोड़ रुपए की लागत से होगा हाई टेंशन लाइनों का भूमिगत करने का काम। ऐसे में हाई टेंशन लाइन को भूमिगत करने से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसका शुभारंभ भी कर दिया है। चंबल पावर हाउस के पीछे 80 फीट रोड पर कार्यक्रम हुआ और ऐसे में कार्यक्रम में काफी संख्या में क्षेत्र की जनता ने शिरकत भी की। करीब 20 वर्षों से हाई टेंशन लाइन की दिक्कतें ये लोग झेल रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि 20 वर्षों से जिस परेशानी से लोगों का सामना करना पड़ रहा है, अब उस परेशानी का हल निकाल दिया है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। और अब आखिरकार जो दर्द है वो खत्म होने जा रहा है। हाई टेंशन लाइन को लेकर जो समस्याएं खड़ी हुई थी वो अब खत्म होने जा रही है। बात की जाए वार्ड नंबर 47, 48 और 51 की, यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था पिछले 20 सालों से। ऐसे में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की पहल पर भूमिगत होगी हाई टेंशन लाइन। 50 करोड़ रुपए की लागत से हाई टेंशन लाइनों का भूमिगत करने का काम होगा और हाई टेंशन लाइन को भूमिगत करने का मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुभारंभ भी कर दिया है। चंबल पावर हाउस के पीछे 80 फीट रोड पर कार्यक्रम हुआ। प्याज की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए निर्यात पर लगा। प्याज के निर्यात पर 31 दिसंबर तक 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी। प्याज का निर्यात रोकने के लिए पहली बार एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू की गई है। 2019 में सरकार ने तय किया था प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य। ऐसे में 2022 में सितंबर से दिसंबर तक लगाई थी प्याज निर्यात पर रोक और 2023 में 40% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू करने का फैसला किया गया है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार अब सजग हो चुकी है। हाल ही के अंदर अगर टमाटरों की कीमतों की बात की जाए तो वो आसमान छू रही थी और तभी सरकार की तरफ से आमजन को राहत देने के लिए कार्य किया गया था। और अब प्याज की कीमत बढ़ने से रोकने के लिए निर्यात पर लगाम लगाने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। प्याज के निर्यात पर अब 31 दिसंबर से 40% तक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे में प्याज का निर्यात रोकने के लिए पहली बार एक्सपोर्ट ड्यूटी को लागू किया गया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आम जनता जो कि परेशान हो रही है इससे। हाल ही के अंदर देखिए, बात कर ली जाए टमाटर की, जिसकी दाम ने आसमान छू लिया था, उस वक्त सरकार को मजबूरन होकर के सरकार की तरफ से जो प्याज की दर है उसको कम करने के लिए हर घर तक टमाटर पहुंच चुके, उसके लिए एक अलग से ठेला भी लगाया गया था। और ऐसे में प्याज की कीमत बढ़ता हुआ देखकर सरकार अब सजग हो चुकी है। एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू की गई है। 2019 में की बात की जाए तो सरकार ने तय किया था प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य। वहीं 2022 में सितंबर से दिसंबर तक लगाई गई थी प्याज निर्यात पर रोक और अब यानी कि 2023 में 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू करने का फैसला किया गया है। 2 साल से फरार 1 लाख का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हो चुका है। फलौदी पुलिस ने गैंगस्टर विष्णाराम जांगू को गिरफ्तार कर लिया है। फलौदी पुलिस ने दयाकोर में दबिश देकर गिरफ्तारी की है। फलौदी एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एएसपी सौरभ तिवारी की टीम ने कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के दौरान गैंगस्टर ने किया पुलिस टीम पर हमला, जिसके बाद विष्णाराम जांगू ने पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। खेतों में भागते दौरान गैंगस्टर के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। गैंगस्टर विष्णाराम जांगू पर अब तक 68 मामले दर्ज हैं। और देखिए, ऐसे में प्रशासन की एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता भी इसको समझा जा सकता है, क्योंकि 2 साल से पुलिस खोज रही थी इस बदमाश को और इस पे इनाम था पूरा 1 लाख रुपए। ऐसे में एक बड़ी कामयाबी जो कि प्रशासन को मिली है। 2 साल से फरार चल रहे 1 लाख का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार हो चुका है। यानी कि देखिए, अब पूछताछ के अंदर कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फलौदी पुलिस ने गैंगस्टर विष्णाराम जांगू को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। फलौदी पुलिस ने दयाकोर में दबिश देकर ये गिरफ्तारी की है। फलौदी एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में ये बड़ी कामयाबी या फिर यूं कहा जाए एक बड़ी सफलता प्रशासन को मिल चुकी है। एएसपी सौरभ तिवारी की टीम ने कार्रवाई की है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान गैंगस्टर ने पुलिस टीम पर हमला तक कर दिया था। विष्णाराम जांगू ने पुलिस के वाहन को पहले क्षतिग्रस्त किया। वहीं खेतों में भागने के दौरान गैंगस्टर के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। यानी कि देखिए, 2 साल से फरार चल रहा 1 लाख का इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस के चंगुल में फंस ही गया।
रियासतों के भारत में विलय पर जॉन जुवर्जी की किताब और हाल ही में प्रकाशित किताब में स्वतंत्रता से जुड़े कुछ अनछुए पहलू देखे गए हैं। देखिए, इसमें बात करी जाए एकीकरण में सबसे बड़ी समस्या थी 562 रियासतें। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर बुरी तरह बटी हुई थी तमाम रियासतें। विरोध में त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, कश्मीर रियासतें। 11 जून की बात की जाए 1947 को त्रावणकोर के दीवान के विरोध में सभी हैरान। त्रावणकोर के दीवान सीपी रामस्वामी अय्यर ने कहा था कि मुस्लिम नवाब साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम भी स्वतंत्र रहेंगे। वहीं रामस्वामी अय्यर को मिला था विनायक दामोदर सावरकर का समर्थन। 20 जून 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने अय्यर को ये संदेश भेजा था, पाकिस्तान बनेगा तो त्रावणकोर से बनाकर रखेंगे अच्छे संबंध। वहीं सेक्रेटरी वीपी मेनन के प्रयासों से जिंद छोड़ने को तैयार हुए थे अय्यर। उड़ीसा में पावर कंपनी को जंगल की जमीन खाली करने का आदेश मिला है। जानकारी दे, झरसागुड़ा जिले में जंगल की जमीन पर निजी पावर प्लांट पे कब्जा था। 2014 में आंचलिक जन कल्याण अनुष्ठान ने दायर की जनहित याचिका, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट ने कंपनी को दिए जमीन खाली करने के निर्देश। लखनपुर तहसील में इंड बरात एनर्जी उत्काली ने निर्माण कार्य किया। 2014 की बात की जाए, जिसमें GSW एनर्जी पावर प्लांट का अधिग्रहण किया गया। वहीं वन भूमि पर बोरवेल, टरबाइन, ट्रैक हॉपर, चिमनी, अन्य निर्माण कार्य किए गए। वहीं उड़ीसा हाईकोर्ट के दिए 15 दिन में जमीन खाली करने के निर्देश। और देखिए, एक बार फिर से कोर्ट का आदेश सामने आ चुका है। 2 महीने में मिलने लगेंगे भारतीय के ई पासपोर्ट। बिना चिप वाले पासपोर्ट की छपाई अब शुरू हो चुकी है। ई पासपोर्ट में चिप में लॉक जैसे 41 एडवांस फीचर शामिल होंगे। भारतीय ई पासपोर्ट की संभव नहीं होगी डुप्लीकेसी। ई पासपोर्ट पर 140 देशों में इमिग्रेशन होगा मिनटों में। चिप वाले पासपोर्ट के लिए पुरानी बुकलेट जमा होगी और उसके पहले और आखिरी पेज की फोटोकॉपी भी लगेगी। और अब उंगलियों के प्रिंट, चेहरा, आंखों की ज्योमेट्रिक इमेज, फोटो और डिजिटल हस्ताक्षर आदि लगेंगे। साथ ही साथ ई पासपोर्ट चिप में होगा 64 KB डाटा स्टोर। यानी कि देखिए, लगातार जो अपराध बढ़ रहे थे, डुप्लीकेट पासपोर्ट बन रहे थे, उसकी रोक के लिए अब ई पासपोर्ट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।